टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक। ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसको किया जाता है टू डिटरमिन जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। कोई भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उनके न्यूक्लिक एसिड्स या जेनेटिक मेकअप के अंदर जेनेटिक डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस टेक्निक को यूज किया जाता है। इसके अलावा इसकी दूसरी एप्लीकेशन क्या है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टन नॉन सीक्वेंसेस इन सैंपल, कि किसी भी सैंपल के अंदर हम कोई भी नॉन सीक्वेंस फाइंड करना चाहते हैं, उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस, और इसके अलावा उसकी लोकेशन को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम आसानी से इस टेक्निक के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली ये जिस प्रिंसिपल पर काम करती है ये टेक्निक, तो वो बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, और वो क्या है कि जब भी हम न्यूक्लिक एसिड के सैंपल को हीट करते हैं तो उसके दरमियान मौजूद जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं। जिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिन्होंने उसकी न्यूक्लियोटाइड बेसिस को आपस में होल्ड किया होगा, तो जब हीट करने से वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल अब सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर दोबारा से उस सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म को कूल डाउन किया जाए, मतलब उसका टेम्परेचर अब अगर रिड्यूस किया जाए, तो कंप्लीमेंट्री बेसिस जो होंगी दोनों स्ट्रैंड्स की वो आपस में रीअलाइन होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं और दोबारा से बाइंड कर लेती हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोबारा से उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और वो कंप्लीमेंट्री बेसिस एक दूसरे से फिर अटैच हो जाती हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन का। अब हम देखते हैं जनरली इस टेक्निक के जो मेन स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले मेल्टिंग। तो मेल्टिंग हम उस स्टेप को कहते हैं जिसके अंदर हम न्यूक्लिक एसिड के सैंपल को हीट करते हैं, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और जिसकी वजह से वो अपनी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मेल्टिंग, और वो टेम्परेचर जिस पे जाके एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो, उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड स्टेप होता है लेबलिंग। इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अब सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है उसको हम लेबल करते हैं। लेबल करने का मतलब क्या है कि उसके साथ कोई भी फ्लोरेसेंट डाई या रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो है उसको अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में हम उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या किया जाता है कि जितने तमाम के तमाम अब सिंगल स्ट्रैंडेड और लेबल्ड फॉर्म में हमारे पास न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम मिक्स कर देते हैं। अब ये तमाम मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ सोर्सेज से थे, अब मुख्तलिफ सोर्सेज के सिंगल स्ट्रैंडेड और लेबल्ड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स जब एक जगह मिक्स हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्सिंग। नेक्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन या फिर एनीलिंग। इस स्टेप में क्या होगा कि जितने भी सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स थे, जब वो अपनी कंप्लीमेंट्री बेसिस या कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स उनको जब भी मिल जाती हैं जिन सीक्वेंसेस को, तो वो क्या करते हैं उनके साथ जाके अटैच हो जाते हैं। जिस सीक्वेंस को अपनी कंप्लीमेंट्री बेस मिल जाएगी या अपना कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाएगा वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, और जिसके नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, सिंगल रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा टेम्परेचर को रिड्यूस करने की वजह से होता है। तो यही बेसिक प्रिंसिपल था जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हीट करने से वो डीनेचर होता है और कूल डाउन करने से वो दोबारा से अलाइन होकर अपनी कंप्लीमेंट्री बेसिस के साथ अटैच हो जाता है। तो ये बेसिक या मेजर जनरल इसके स्टेप्स थे जिनके थ्रू न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। सबसे पहले मेल्ट किया जाता है। मेल्टिंग का मतलब क्या है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और ऐसा किस तरीके से किया जाता है, उसको हीट दी जाती है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया जाता है। फिर लेबलिंग है। लेबलिंग में क्या करते हैं, उसके साथ किसी भी किस्म का फ्लोरेसेंट डाई या रेडियो एक्टिव कोई भी कंपाउंड अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी सिंगल स्ट्रैंडेड होने को या डबल स्ट्रैंडेड होने को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिक्सिंग की जाती है। मिक्सिंग में क्या होता है कि जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, उनको एक ही जगह पे मिक्स कर दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन या एनीलिंग के स्टेप में क्या होता है कि हम उसका टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं। टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से दोबारा से उनके दरमियान कंप्लीमेंट्री बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनती है, और कंप्लीमेंट्री बेसिस चाहे वो सेम स्ट्रैंड से हो या डिफरेंट स्ट्रैंड से हो, वो आपस में अटैच हो जाती हैं और दोबारा से वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये क्या था, एक बेसिक से या जनरल स्टेप्स थे जो कि फॉलो किए जाते हैं इन न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो ये उसी को डायग्रामेटिकली फॉर्म में शो किया हुआ है। ये तीन सैंपल्स हैं, सैंपल ए, बी और सी।
तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उसकी हीटिंग करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो वो एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं जिसमें उसकी डबल स्ट्रैंड्स जितनी भी हैं वो सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि उसकी डीनेचुरेशन हो जाती है। ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट, और इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। अब ये इस डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म से ये कन्वर्ट हो गया है अब सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। ये तीनों के तीनों सैंपल अब सिंगल स्ट्रैंडेड हमारे पास मौजूद हैं। अब क्या किया जाता है कि इसी स्टेप में यहाँ पे उसकी लेबलिंग भी की जाती है। मतलब क्या है कि इन सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ कोई भी हम फ्लोरेसेंट डाई या रेडियो एक्टिव कंपाउंड जो है वो अटैच कर देते हैं। उसके बाद फिर उसकी कूलिंग करते हैं। अब कूलिंग करने से क्या होगा कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड इस फॉर्म में जितने भी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड सैंपल्स मौजूद थे वो दोबारा से अलाइन होंगे, और जहां जहां भी उनको अपनी कंप्लीमेंट्री बेसिस मिलेंगी वो उनके साथ जाके अटैच हो जाएंगे। तो इस स्टेप को हम कहते हैं एनीलिंग या हाइब्रिडाइजेशन। ये वो स्टेप है जिसके अंदर हाइब्रिड्स बनते हैं। तो अगर आप इसको आप देखें तो ये जो सैंपल ए था इसको अपना कंप्लीमेंट्री बेस मिला इस सैंपल सी से, मतलब कि इस सैंपल ए की बेसिस या इसके सीक्वेंसेस और सैंपल सी के सीक्वेंसेस आपस में कंप्लीमेंट्री थे, तो उसने आपस में अटैच होकर या हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के यहाँ पे ये एक हाइब्रिड बना लिया। इसी तरह से जो सैंपल ए है उसकी जो सीक्वेंसेस थे वो सैंपल बी के साथ बी कंप्लीमेंट्री थे, तो उसने ए और बी का भी एक हाइब्रिड हमारे पास यहाँ पे बन गया। इसी तरह ये जो सैंपल सी है और सैंपल बी, इनके भी आपस में कंप्लीमेंट्री थे सीक्वेंसेस और इनका भी एक हमारे पास ये हाइब्रिड मौजूद है। तो ये एक जनरल से इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स की हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से की जाती है। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो द फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है जेनेटिक सिमिलैरिटी। इस टेक्निक के अंडर हम इस एप्लीकेशन में क्या फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो स्पीशीज मौजूद हैं, हम उनका न्यूक्लिक एसिड मटेरियल जो है वो निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, और हम वहां से इस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं कि वेदर दे आर रिलेटेड और नॉट, कि वो दो स्पीशीज आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है, मतलब कि उनका ओरिजिन किसी भी पॉइंट पे जाके आपस में मिलता है या नहीं मिलता। अगर वो आपस में रिलेटेड हैं तो फिर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द रिलेटेडनेस, उनकी आपस में रिलेट करने की डिग्री क्या है, किस हद तक वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और किस हद तक वो डिफरेंट हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसी तरीके से पहले मेल्टिंग की जाएगी उनके न्यूक्लिक एसिड्स की, और उसके बाद जब वो दो सिंगल स्ट्रैंड्स की फॉर्म में मौजूद होंगे तो टू सिंगल स्ट्रैंड्स आर अलाइंड एंड बाइंड टुगेदर, के कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जो दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स के अंदर मौजूद होंगे वो एक दूसरे से अलाइन करेंगे ऑन कूलिंग और फिर वो बाइंड कर जाएंगे। तो अगर कोई कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मौजूद नहीं है, इफ देयर इज नो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस मौजूद नहीं है किसी भी स्ट्रैंड या दो बेसिस के लिए, तो वो स्ट्रैंड जो है वो सिंगल रहेगी। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट हम क्या करते हैं, उसकी हीटिंग करते हैं जब, तो वो डीनेचर हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब हम उसकी कूलिंग करते हैं तो अगर कूलिंग करने के स्टेप में अगर उसके अपने किसी भी स्ट्रैंड को अपना कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाता है कि तो वो उसके साथ जाके अलाइन होती है और उसके साथ बाइंड करके वो दोबारा से डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर किसी भी स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस वहां पे मौजूद नहीं है तो फिर क्या होगा कि वो सिंगल ही रहती है और वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। अब ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाता है कि वेदर दे आर रिलेटेड और नॉट। अगर वो एक उधर जाके सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंड में कन्वर्ट होंगी तो इट मीन्स कि दे आर रिलेटेड, उनको अपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस वहां पे मिल गए थे तभी जाके वो उनके साथ बाइंड कर गई हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस, तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं कि बाय द नंबर ऑफ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑफ टू स्ट्रैंड्स, कि जिन जिन सीक्वेंसेस से वो दो स्ट्रैंड्स आपस में बाइंड हो रही होंगी तो वो उनके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होंगे उतनी ज्यादा वो आपस में रिलेटेड होंगी दो स्पीशीज। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है जेनेटिक सिमिलैरिटी की। ये उसी को डायग्रामेटिकली बताया हुआ है। सपोज ये देखें कि हमारे पास स्पीशी ए है, स्पीशी बी और तीसरी है ये स्पीशी सी। हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि इनमें से कौन सी स्पीशी आपस में
क्लोजली, पहली बात तो ये कि रिलेटेड हैं या नहीं है। अगर कोई इनमें से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है तो वो किस हद तक रिलेटेड है, मतलब कि उसकी डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उन सबको हीट करेंगे। हीट करने की वजह से वो क्या हो जाएंगी, सारे डीनेचर हो जाएंगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एट मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद फिर हम उसको लेबल करेंगे, और लेबल करने के बाद दोबारा से जब हम उसको कूल डाउन करेंगे तो अब क्या होगा, कूल डाउन करने से उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो पहले हीटिंग से टूट गए थे अब वो दोबारा से फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने से क्या होगा कि वो जो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में थे वो दोबारा से अब डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। इस स्टेप को कहते हैं एनीलिंग या हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि ये वो मेन स्टेप है जिसके अंदर हाइब्रिड्स बनते हैं। तो अब यहाँ पे हम चूंकि उनकी जेनेटिक सिमिलैरिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अगर देखें, ये फर्स्ट वन को देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें ये क्या है, रेड वाला स्पीशी ए है। तो स्पीशी ए के साथ ने रिलेटेडनेस शो की है स्पीशी बी के साथ, ये जो ब्लू है, तो ये इसके साथ रिलेटेड है तभी जाके ये उसके साथ अटैच हुआ है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये दरमियान में कुछ सीक्वेंसेस ऐसे हैं, ये वाले कुछ सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो उसके साथ रिलेट नहीं कर रहे, जो उसके साथ कम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो यहाँ पे वो जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो उसी तरह से पहले की तरह सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मौजूद हैं और उनको डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं हुई। उसकी वजह यही है कि इस पॉइंट पे ये जो दो स्ट्रैंड्स थे स्पीशी ए और स्पीशी बी, ये आपस में कम्प्लीमेंट्री नहीं थे, ये आपस में रिलेट नहीं कर रहे थे, मतलब ये उनके दरमियान एक डिफरेंस है, ये उनकी सिमिलैरिटी नहीं है। इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्पीशी बी और ए के दरमियान जो रिलेटेडनेस है वो किस तरह से शो हो रही है, उनकी सारे के सारे सीक्वेंसेस जो हैं वो आपस में कम्प्लीमेंट्री हैं और वो सब के सब आपस में ज्वाइन करके बाइंडिंग करके एक कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास आगे को देखें तो उसमें क्या है कि ये स्पीशी सी और स्पीशी बी के दरमियान रिलेटेडनेस को शो किया हुआ है यहाँ पे। तो स्पीशी बी और सी का जो हाइब्रिड बन रहा है उसमें अगर आप देखें तो ये सिर्फ थोड़े से सीक्वेंसेस हैं जो आपस में बाइंड कर रहे हैं, जबकि बाकी सब जो हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है कि थोड़े से सीक्वेंसेस इन दोनों के दरमियान कॉमन थे जिन्होंने आपस में बाइंडिंग कर ली, जबकि बाकी जो है वो आपस में कम्प्लीमेंट्री नहीं थे, इस वजह से उन्होंने बाइंडिंग नहीं की। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या आता है कि अगर ये बी और ए और बी को देखें तो इनके दरमियान सपोज हम कहते हैं कि ये 70% जो है, जब हम इसको काउंट किया जाता है इसके लिए प्रॉपर एनालिटिकल एनालिसिस के मुख्तलिफ इक्वेशंस हैं, फार्मूलाज हैं, जिसमें हम काउंट करते हैं कि कितने सीक्वेंसेस जो हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड हैं और कितने सीक्वेंसेस जो हैं वो डबल स्टैंडर्ड हैं। और ये बात हमें कैसे पता चलती है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड हैं या डबल स्टैंडर्ड हैं, हमने उसको जो लेबलिंग की हुई है। ठीक है, तो जब हम ये हाइब्रिड बन जाता है तो लेबलिंग की वजह से अगर वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो अगर वो फ्लोरेसेंट डाई है या रेडियो एक्टिव है तो वो अपने सिग्नल देना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि वेदर ये सिंगल स्टैंडर्ड में ही है या ये अटैच होकर बाइंडिंग करके ये दोबारा से डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अगर ये डबल स्टैंडर्ड कन्वर्ट हो गया है तो कहाँ पे ये कन्वर्ट हुआ है और कहाँ पे ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मौजूद है। तो फ्लोरेसेंट डाई या रेडियो एक्टिव लेबलिंग की वजह से हमें यह सिग्नल मिलेगा कि इस रीजन में, ये जो रीजन है इसके अंदर वो आपस में उन्होंने बाइंडिंग नहीं की, यहाँ पे उनका जो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस थे वो उनको नहीं मिले। तो इसको जब हम डिटेक्ट करते हैं और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जब इसका किया जाता है तो सपोज ये हमारे पास 70% जो है जेनेटिक सिमिलरिटी शो कर रहा है, जबकि अगर इसको इस हाइब्रिड को आप देखें ये किसका है, ये बी और ए का हाइब्रिड जो है, ये ए और बी का हाइब्रिड जो है इसके सारे के सारे सीक्वेंसेस आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्या है 100% आपस में सिमिलरिटी शो कर रहा है। इसी तरह ये जो बी और सी का हाइब्रिड है तो इसके सिर्फ थोड़े से सीक्वेंसेस मैच कर रहे हैं, बाकी सारे इनके कम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो ये हम कहते हैं कि ये सपोज 30% सिमिलरिटी शो कर रहा है। तो इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान रिलेटेडनेस को डिटेक्ट करने के लिए और फिर उनकी रिलेटेडनेस की डिग्री को चेक करने के लिए। इसकी सेकंड एप्लीकेशन है सीक्वेंस डिटेक्शन। सीक्वेंस डिटेक्शन का मतलब क्या है कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमारे पास जीनोम मौजूद है और हम ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई भी सीक्वेंस हमारे पास मौजूद है, हम ये देखना चाहते हैं कि ये सीक्वेंस उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीनोम में मौजूद है या नहीं है। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है प्रोब।
प्रोब क्या होती है? ये एक नॉन सीक्वेंस होता है, ये शॉर्ट सीक्वेंस होता है और ये नॉन होता है। इसके अंदर जितने भी बेसेस होती हैं उनका पैटर्न या उनकी जो सीक्वेंस होता है वो हमें पता होती है पहले से। और इसको किस तरीके से बनाया जाता है? इसको कम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट सीक्वेंस। ये किस तरह से? सपोज हमारे पास ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और दूसरी तरफ हम इसमें हमारे पास एक सीक्वेंस है ये, ठीक है, इसके अंदर ये मुख्तलिफ बेसेस हैं, 3 या 4 बेसेस हम बना लेते हैं। तो इस सीक्वेंस को हम फाइंड करना चाहते हैं कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये इस मटेरियल, इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो इसके लिए हम इस सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? इसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो उसमें बिल्ड किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। तो इसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएंगे हम, मतलब कि वो बेसिस जो इन बेसिस की कम्प्लीमेंट्री होंगी। तो ये आप सपोज ये समझें कि ये इसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाया गया, क्रिएट किया गया। अब ये जो कम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन सीक्वेंस है ये हमारे पास प्रोब है। अब इस प्रोब को यूज किया जाएगा कि डिटेक्ट करने के लिए कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर मौजूद है या नहीं है। फिर जब हम इस प्रोब को इस जेनेटिक मटेरियल के साथ ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? ये वो प्रोब है जो हमने एक टारगेट सीक्वेंस के कम्प्लीमेंट्री बेसिस की बेस पे बनाया है। जब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो अगर ये सीक्वेंस जो है इसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस जेनेटिक मटेरियल में मौजूद है तो वो जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो उसी तरह से सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही मौजूद रहेगा। जब हम न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन में प्रोब्स को यूज करते हैं और उनको यूज करके कुछ खास जो स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं तो वो डिटेक्ट किया जाने वाला सीक्वेंस डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अगर वो डीएनए होगा तो इट मीन्स डीएनए या जीन अगर होगा, जीन सीक्वेंस हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए प्रोब भी डीएनए को ही यूज करेंगे। तो इससे क्या किया जाता है? प्रोब कम्प्लीमेंट्री टू द जीन सीक्वेंस इज यूज्ड टू डिटेक्ट दैट अ जीन इन द जेनेटिक मटेरियल। कि हम कोई भी जीन है सपोज, ठीक है, ये सपोज कोई जीन है और उसका सीक्वेंस हमें नॉन है, उसकी जितने भी बेसेस हैं वो हमें पता है कि कौन कौन सी हैं, और हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि ये जीन किसी भी जेनेटिक, ये सपोज एक जेनेटिक मटेरियल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि ये जीन इस जेनेटिक मटेरियल में मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए फिर हम इसके जो कम्प्लीमेंट्री प्रोब क्रिएट करेंगे वो भी डीएनए ही होगा और वो भी उसी तरीके से प्रोसेस आगे वही होगा, लेकिन प्रोब जो है वो डीएनए को ही रखा जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी डीएनए सीक्वेंस या जीन सीक्वेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है, अगर हम उसमें से कोई भी आरएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करें तो ये भी इसी तरीके से किया जाता है। सिर्फ फर्क क्या होता है कि इसमें हम आरएनए प्रोब्स को यूज करते हैं। तो आरएनए और डीएनए के दरमियान क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा, प्रोसेस सारा वही होगा, सिर्फ एक स्टेप में फर्क होगा, डीनेचुरेशन। देखिए डीनेचुरेशन हम किस लिए करते हैं? जब हम हीट देते थे डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल को, डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स को जब हम हीट देते थे और वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता था, तो इसका मकसद किस लिए क्या होता था? ऐसा हम क्यों करते थे? डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन आरएनए तो बाय नेचर ही सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे नहीं होगा, बाकी सारा प्रोसीजर इसका वही है। अब जब डीएनए की हम बात कर रहे थे कि डीएनए के सीक्वेंसेस को डिटेक्ट किया जाता है, तो वो बात तो ठीक है, वो एक सिंपल और बेसिक सी बात है कि हम किसी भी जीन का सीक्वेंस फाइंड करना चाहते हैं, जीन की प्रेजेंस और एब्सेंस को वहां पे डिटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन आरएनए के सीक्वेंसेस क्यों डिटेक्ट किए जाते हैं? वो इसलिए किए जाते हैं कि मैसेंजर आरएनए स्पेसिफिकली यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है, और मैसेंजर आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है वो किस में, मेन रोल इसका किस में होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। अब सपोज आप यहाँ पे ये एग्जांपल इसी को हम समझ लेते हैं कि ये क्या है? मैसेंजर आरएनए है। ये पूरा एक आरएनए मॉलिक्यूल है और इसके अंदर ये एक कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए का। हम ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए इस सीक्वेंस में, इस चेन के अंदर मौजूद है या नहीं है। इन अदर वर्ड्स हम ये डिटेक्ट करना चाहते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन बनाता है वो ये जेनेटिक मटेरियल वो प्रोटीन बनाएगा या नहीं बनाएगा, मतलब कि इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक प्रोटीन, सपोज प्रोटीन ए है, ये उसको बना सके। तो प्रोटीन ए के लिए जो एक मैसेंजर आरएनए है वो कौन सा है? ये सीक्वेंस है। हम इस सीक्वेंस का कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाते हैं। ये क्या है? इसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। ये
कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस या प्रोब है। जब प्रोब बना लेते हैं तो हम प्रोब को फिर इस जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट करते हैं। तो आगे फिर प्रोसेस वही है कि अगर इस प्रोब को अपना कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाता है तो ये वहां पे जाके अटैच हो जाती है और हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर नहीं अटैच होती तो इट मीन्स कि वो सीक्वेंस या वो मैसेंजर आरएनए इस सीक्वेंस के अंदर मौजूद नहीं है, मतलब कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या वो मटेरियल जो है वो ये प्रोटीन ए नहीं बना सकता। तो इस तरीके से जो दो हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं इन सीक्वेंस डिटेक्शन। फर्स्ट कौन सी है कि अगर हम वहां पे डीएनए या जीन का सीक्वेंस फाइंड करना चाहें, उसके लिए हम डीएनए के प्रोब्स यूज करते हैं। सेकंड है आरएनए के सीक्वेंसेस को फाइंड करना, उसके लिए आरएनए के प्रोब्स यूज किए जाते हैं। और ये किसके लिए किया जाता है? टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ प्रोटीन टू बी प्रोड्यूस्ड बाय दैट मैसेंजर आरएनए, कि वो मैसेंजर आरएनए किस तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है या किसी भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई खास किस्म के स्पेसिफिक प्रोटीन को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो इस तरीके से हम न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक को इस मकसद के लिए भी यूज कर सकते हैं। टॉपिक था न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन की या उसकी सब इंट्रोडक्शन देखा कि ये क्या है। ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसको जेनेटिक डिस्टेंस या फिर जेनेटिक डिस्टेंस डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर किसी भी न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस और फिर लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि जब भी हम न्यूक्लिक एसिड को हीट करते हैं तो वो डीनेचर हो जाता है, उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब टूट जाते हैं तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उस सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म के अंदर उसको फिर दोबारा से कूल डाउन किया जाए तो कंप्लीमेंट्री बेसिस की प्रेजेंस की वजह से वो आपस में दोबारा से बाइंडिंग कर देते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोबारा से बन जाते हैं। फिर हमने उसका प्रोसीजर देखा कि सबसे पहले उसको मेल्ट किया जाता है। मेल्टिंग का मतलब ये होता है कि डबल स्टैंडर्ड फॉर्म को सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इस टेम्परेचर को जिसके ऊपर जाके ये डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड हो जाती है हम कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, और इस प्रोसेस को या इस स्टेप को कहते हैं मेल्टिंग। फिर उसकी लेबलिंग की जाती है जिसमें हम उसको कोई भी फ्लोरेसेंट डाई या रेडियो एक्टिव कंपाउंड के साथ अटैच कर देते हैं, और इसका मकसद क्या होता है कि उसकी सिंगल या डबल स्टैंडर्ड फॉर्म को डिटेक्ट करना। फिर उसको जितनी भी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको और जितने भी प्रोब्स वगैरह होते हैं उनको आपस में कंबाइन किया जाता है या मिक्स किया जाता है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो वो अपनी कंप्लीमेंट्री बेसिस के साथ दोबारा से अटैच हो जाती हैं। और अगर वो अटैच नहीं होंगी तो इट मीन्स के उनकी अगर वो अटैच नहीं होंगी और सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहेंगी तो इट मीन्स कि उनकी कंप्लीमेंट्री बेसिस वहां पे मौजूद नहीं है। फिर ये उसका हमने डायग्राम बना के देख लिया कि किस तरीके से ये सारा प्रोसेस जो है वो काम करता है। एप्लीकेशंस में फर्स्ट हमने जेनेटिक सिमिलरिटी देखी। जेनेटिक सिमिलरिटी में दो क्वेश्चंस के आंसर देती है। फर्स्ट क्या ये है कि वो कोई भी दो स्पीशीज आपस में रिलेटेड हैं या नहीं है। सेकंड ये कि अगर वो रिलेटेड हैं तो उनकी डिग्री क्या है, किस हद तक वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। इसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि प्रोसेस वही है। इसको हम इस तरह से डिटेक्ट करते हैं कि जब दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हम दो स्पीशीज से लेके उनको आपस में मिक्स किया जाता है और फिर जब उनको कूल डाउन किया जाएगा तो अगर वो अपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ अटैच हो जाती हैं, मतलब कि वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इट मीन्स कि वो दो स्पीशीज आपस में रिलेटेड हैं और उनकी आपस में रिलेटेडनेस शो हो रही है। अगर वो शो नहीं हो रही तो इट मीन्स कि वो अगर वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मौजूद हैं तो इट मीन्स कि वो आपस में रिलेटेड नहीं है, और एज अ रिजल्ट हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये दो स्पीशीज आपस में डिस्टेंट हैं। अब हम उसकी डिग्री किस तरह फाइंड करते हैं कि जितने ज्यादा सीक्वेंसेस जो हैं वो कंप्लीमेंट्री होंगे दो स्ट्रैंड्स के दरमियान या दो स्पीशीज के स्ट्रैंड के दरमियान, तो इट मीन्स कि वो दो स्पीशीज उतनी ज्यादा आपस में रिलेटेड हैं। तो ये उसकी डायग्राम है जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ केसेस आते हैं हमारे सामने कि जब मुख्तलिफ स्पीशीज आपस में रिलेटेडनेस या डिस्टेंस को शो करती हैं। फिर हमने उसकी एक दूसरी एप्लीकेशन देखी कि सीक्वेंस डिटेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं इनसाइड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसके लिए जो एक मेन चीज है वो क्या है, प्रोब। प्रोब क्या होती है, एक नॉन सीक्वेंस होता है और इसको कंप्लीमेंट्री क्रिएट किया जाता है टू द टारगेट सीक्वेंस। जब इस प्रोब को एंटर कर दिया जाएगा इनटू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, तो अगर उस प्रोब का कंप्लीमेंट्री उस ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर मौजूद है तो वो उसके साथ जाके अटैच हो जाएगी और एज अ रिजल्ट वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और उसको जो लेबल किया हुआ होगा जिस भी किसी फ्लोरेसेंट डाई से या किसी भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड से, तो वो हमें जब उसके सिग्नल दे देगा तो हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से वहां पे हमें ये पता चल जाता है कि वो सीक्वेंस वहां पे मौजूद है या नहीं है।
अगर वो डिटेक्ट नहीं होता तो इट मीन्स कि वो सीक्वेंस उस जीनोम के अंदर मौजूद नहीं है, और एज अ रिजल्ट हम वहाँ पे ये कंक्लूजन लेते हैं कि इस जीनोम के अंदर वो सीक्वेंस जो है मौजूद नहीं है, और वहाँ पे इसके कोई भी कम्प्लीमेंट्री बेसिस नहीं है। अब जो प्रोब्स हैं वो डीएनए के भी हो सकते हैं और आरएनए के भी हो सकते हैं। डीएनए प्रोब्स हम यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ जीन और डीएनए सीक्वेंसेस, जबकि आरएनए प्रोब को यूज किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए सीक्वेंसेस। तो मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंसेस किस लिए डिटेक्ट किए जाते हैं? ताकि हम ये जान सकें कि वहां पे जो बनने वाली प्रोटीन है वो कौन सी होगी। तो ये उसी की डायग्राम है। फिर कुछ फैक्टर्स हमने देखे कि अगर चेन जो प्रोब की स्ट्रैंड लेंथ है वो ज़्यादा होगी तो उतना ज़्यादा बनने वाला हाइब्रिड जो है वो स्टेबल होगा। इसी तरह अगर किसी भी स्ट्रैंड के अंदर जीसी बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा और उसको ज़्यादा हीट और एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक डाउन के लिए, एज कम्पेयर टू अगर वहाँ पे ए और टी की सिक्वेंसेस मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर उस सैंपल के अंदर सोडियम आयंस मौजूद हैं तो भी हमें उसको ज़्यादा हीट और टेम्परेचर और टाइम देना पड़ेगा, जबकि अगर उसके अंदर फॉर्म एमाइड्स या यूरिया वगैरह मौजूद हैं तो ये हमें हेल्प करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में। अगर आपको ये वीडियो ठीक अच्छी लगी है और इसने आपकी स्टडीज़ में हेल्प की है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद फिर और आपको वीडियोस इसके ऊपर मिलती रहें। इसको सब्सक्राइब करने के अलावा बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूं वो फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।